नमस्कार, प्रणाम। मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के किसान गोष्ठी में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग व एकीकृत प्रबंधन पर परीक्षण देंगे। और ये कार्यक्रम जो है वो हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर आइडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर किया जा रहा है। इसमें जो हमारा सहयोग दिया गया है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सहयोग है और केवी के लाडा समस्तीपुर 2 के सहयोग से यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका मेन जो मकसद है आप लोगों को जागरूक करना है कि कैसे कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए और कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग से आपको क्या फायदा होगा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कई सारे एक्सपर्ट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी हमारे कार्यक्रम में, और मैं हमारे जितने भी गेस्ट हैं मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है मिस्टर अजीत वर्मा सर, ये मैनेजर सीड प्रोडक्शन है हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जो दूसरे गेस्ट हैं मिस्टर अंकुर आनंद जी हैं, सीड हेड हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक प्रताप सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड केवी के लाडा से। सर आपका भी स्वागत है हमारे आज के इस किसान गोष्ठी में। हमारे साथ है डॉक्टर अनुपमा कुमारी जी, ये साइंटिस्ट है प्लांट पैथोलॉजी बीपीएसएसी पूर्णिया से। मैम आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है डॉक्टर अर्नब नंदू सर, ये क्रॉप प्रोडक्शन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट जो है वो उनके बारे में बताएंगे। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर रामावत रमेश बाबू जी, ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है हॉर्टिकल्चर के केवी के लाडा से। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है डॉक्टर कुंदन कुमार जी, ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है वेटनरी साइंस से। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है आप लोगों के बीच से ही डॉक्टर कुमारी अमृता सिन्हा मैम, ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है होम साइंस से। मैम का स्वागत मैं करना चाहूँगी। हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आप लोगों के लिए। और मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगी कि अभी जितने भी एक्सपर्ट्स होंगे जो बताएंगे उससे रिलेटेड आप लोगों से एक सवाल पूछा जाएगा, तो आपको गौर से सुनना है और उस सवाल का जो सही जवाब देगा उनको हमारी तरफ से कुछ इनाम दिया जाएगा। तो आपको गौर से सुनना है और इनके स्पीच के बाद जो भी बताएंगे प्रेजेंटेशन के बाद आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा। आपको हाथ खड़ा करना है, जिनके पास माइक जाएगा वो इस सवाल का जवाब देंगे। और साथ में कोई अगर समस्या है, कोई अगर सवाल वैसे भी आपको पूछना है डिस्कशन के दौरान, तो आपके पास नोटपैड और पेन है, उसमें आप नोट कर सकते हैं और कार्यक्रम के अंत में सवाल जवाब का सिलसिला भी होगा। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर अर्नब नंदू सर, क्रॉप प्रोडक्शन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ये सर आपसे जानना चाहेंगे कि सॉइल टेस्ट या फिर मृदा स्वास्थ्य कितना ज्यादा जरूरी है किसान के लिए, कोई चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है कुछ भी, तो आप स्वास्थ्य मृदा की महत्वता के बारे में बताएं प्लीज हमारे दर्शकों को। प्रणाम, आप लोग इधर आए हैं। आज का जो प्रोग्राम है इसमें शामिल हुए हैं। मेरा नाम है अर्नब कुंडू, मैं फसल उत्पादन का वैज्ञानिक केवी के लाडा में। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, क्यों ये जरूरी है। अभी मैंने बात की कि सॉइल टेस्ट का महत्व। देखिए हम लोग जैसे खुद अपना शरीर का जांच कराते हैं डॉक्टर के पास जाके, तो वैसे ही मिट्टी का भी जांच बहुत जरूरी है। क्या है, जैसे हम लोग का अगर तबीयत खराब हुआ तो पता चल जाता है, बच्चे का जब तबीयत खराब होता है पता चल जाता है, मिट्टी का पता नहीं चलता। अपना क्रॉप लगाते हैं उसका जब पैदावार बढ़ जाता है तब पता चलता है। ठीक है, साइंटिस्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। देखिए हम लोग जो खेती करते हैं उसका इफेक्ट कैसे होगा, तो साइंटिस्ट क्या किए, लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी ट्रायल कंडक्ट किए। लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी ट्रायल मतलब एक ही जो प्रैक्टिस जो बहुत टाइम से चलेगा, 30 साल 40 साल। हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं एक ही जो प्रैक्टिस है बहुत दिन से करते हैं। तो लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी ट्रायल का रिजल्ट क्या आया, उसमें देखा गया कि अगर हम लोग ऑर्गेनिक मैटर मतलब जैविक खाद अगर यूज करेंगे और किसके साथ, केमिकल्स के साथ, केमिकल फर्टिलाइजर जैसे आपका यूरिया हुआ, डीएपी हुआ,
इसके साथ अगर एकत्रित करके करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है आपका जो यील्ड भी अच्छा आएगा, पैदावार भी अच्छा आएगा और स्वास्थ्य, मिट्टी का स्वास्थ्य में क्या होगा आपका फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल मतलब भौतिक, जैविक और रासायनिक जो प्रक्रिया है मिट्टी के अंदर होता है जो जाके पोषक तत्व पौधे को जड़ के तहत पहुंचाता है वो सब सही रहेगा। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आया इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मतलब एकत्रित, ठीक है, खेती का। उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे अगर 100 केजी खाद हमको डालना है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका 20% मतलब 20 केजी हम लोग जैविक खाद के तहत डालें। अब जैविक खाद में क्या क्या आता है, हम लोग का आएगा पहले गोबर खाद, फिर आएगा हमारा हरा खाद जिसको ग्रीन मैन्योर बोलते हैं। ढैंचा आप लोग जानते हैं ना, तो ढैंचा हमको जमीन में लगाना होगा और उसको क्या करना होगा, उसको जमीन में उसको मिला देना होगा जब उसका फूल आने से पहले। तो उसमें क्या होगा, हमारा मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ये सब तो हमको जैविक जो पद्धति है उसको भी आगे लाना है। आज यहाँ पे बात हो रहा है एग्रोकेमिकल, सेफ एंड जुडिशियस यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। तो खाद भी एक तरीके से एग्रोकेमिकल में आ गया, तो उसको भी हमको ध्यान देना है क्योंकि हम लोग जैसा खाद डालेंगे उतना पौधा लेगा और क्या होगा, मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और एक चीज में हम लोग मैं फोकस करना चाहूंगा, जैसे हो गया इंट्रीगेट, एकत्रित में आपका रासायनिक में आ गया डीएपी, यूरिया जो खाद डाल रहे हैं। अच्छा, जैविक में क्या आ गया आपका, जो गोबर खाद, ग्रीन मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट ये सब आ गया। इसके साथ साथ हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा जो बायोलॉजिकल जो हमारा खाद है, बायोलॉजिकल खाद मतलब जो एकदम जीवाणु होता है, जो कुछ जीवाणु होता है हमारा खराब करता है, पेस्ट एंड डिजीजेस मतलब जो रोग बीमारी लाता है, कुछ क्या है जीवाणु वो अच्छा करता है, हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। वो क्या करते हैं, पोषक तत्वों को और अच्छे से मिट्टी में रखते हैं, ठीक है। उसमें क्या आ गया, आप लोग नाम सुने होंगे राइजोबियम, ठीक है, एजोटोबैक्टर, ठीक है, स्यूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, ये सब चीज में अभी तत्कालीन टाइम में बहुत फोकस दिया जा रहा है, ठीक है। वैज्ञानिक और हमारा गवर्नमेंट बहुत दे रहा है। और ये सब जो खाद है ये फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में भी शामिल किया गया। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर क्या होता है, जिसपे हर एक खाद में कितना इम्प्योरिटी रहता है, उसका प्रोडक्शन टेक्निक क्या होता है, वो सब नामांकित रहता है, उसको फॉलो करके आगे प्रोडक्शन बढ़ता है। तो ये सब बायो फर्टिलाइजर जो है, जो जैविक खाद है, वो भी इसके अंदर में आ गया। तो इसको हमको ध्यान रखना है। क्या होता है, जैसे राइजोबियम, कोई भी दलहन करेंगे उसमें आप राइजोबियम कल्चर यूज कीजिए तो क्या होगा, मिट्टी में नाइट्रोजन का अमाउंट धीरे धीरे करके बढ़ेगा। एजोटोबैक्टर हो गया, एजोटोबैक्टर धान गेहूं में आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। स्यूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, ये क्या काम करता है, ये हो गया आपका बायो कंट्रोल एजेंट हो गया। ये क्या करेगा आपका, अगर वर्मी कंपोस्ट के साथ इसको मिक्स करके आप लोग छींटते हैं या फिर बीजोपचार के टाइम इसको यूज करते हैं, ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, ये सब क्या करते हैं, आपका मिट्टी में जो फास्फोरस है ना उसको अच्छे से ये निखार के जड़ तक पहुंचाता है। तो क्या हुआ, फास्फोरस का जो यूज एफिशिएंसी हुआ उसको बढ़ा दिया, ठीक है। और क्या करेगा, जो खराब जो जीवाणु होता है, कीट होता है, इसको ये नियंत्रण करता है, ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, ये सब। तो इसको हमको धीरे धीरे करके जागरूकता के तहत इसको हमको खेती में यूज करना होगा, ठीक है। कैसे करेंगे आप लोग, सिंपल, जो जैविक खाद जैसे गोबर खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, इसमें आप लोग इसको मिलाइए, ठीक है, मिला के छींट दीजिए, आपका हो गया मिट्टी में, आपका ये सब का अधिक को बढ़ गया। इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर, ये अभी नया टेक्निक है, वेस्ट डिकम्पोजर, ठीक है। ये क्या करेगा, जो आपका खरपतवार का जो अवशिष्ट है इसको अगर स्प्रे करेंगे तो इसको पचा के ये अल्टीमेटली खाद के तहत इसको मिट्टी में लाएगा। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का यही खासियत कि जितना पोषक तत्व पौधा ले रहा है उसको फिर से रिटर्न करना है, फिर से जमीन में इसको मिलाना है। कैसे मिलाएंगे, फसल प्रणाली में बहुत सारा पोषक तत्व रहता है, उसको फसल प्रणाली को हमको खेत में फिर से मिला देना है। तो क्या हुआ, उसमें जो पोटाशियम बहुत ज्यादा रहा, आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस जो खाद हिसाब से दिए थे वो सब फिर से आ गए। तो इस हिसाब से हमको हमारा खेती के तरफ इसको ध्यान देना है। और जो बात हो रहा था सॉइल हेल्थ कार्ड का, तो इसीलिए जो मिट्टी का स्वास्थ्य है, अगर ये सब टेक्निक हम लोग यूज करेंगे तो मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छे से बढ़ेगा, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। जो सॉइल हेल्थ कार्ड में क्या रहता है, ऑर्गेनिक कार्बन, पीएच, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब धीरे अच्छे पैमाने में आपके खेत में रहेगा, जो कि अभी जो खेती करेंगे उसमें भी यूज होगा और आगे वाले समय में वो रह जाएगा, ठीक है। जो फ्यूचर जो जनरेशन है, आगामी जो प्रजन्म है, उसके लिए भी रह जाएगा। तो हमारा खेती होगा सस्टेनेबल, टिकाऊ खेती की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यही बोल के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं नेक्स्ट जो निवेदन करना चाहूँगी, आज जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे जुटे हैं, वो क्या एम है, क्या मकसद है इस कार्यक्रम का, इसके बारे में हम जानेंगे। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर अजीत वर्मा सर, ये मैनेजर है सीड प्रोडक्शन हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के। तो ये जो फार्मा मीटिंग है या ये जो सब्जेक्ट है सेफ एंड जुडिशियल यूज ऑफ एग्रोकेमिकल, इसका मेन मकसद क्या है और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम एचआईएल की तरफ से या मिनिस्ट्री की तरफ से क्यों करवाया जा रहा है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। मैं सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूँ और मैं रेडा फाउंडेशन और डॉक्टर सिंह केवी के इंचार्ज हैं, जिन्होंने हमको मौका दिया कि आपके पास आके हम आपने क्या मकसद है इस मीटिंग का उसके बारे में बताएं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, अभी यहाँ पे मैं दिल्ली से आया, आप पटना से आए, मैडम भी दिल्ली से आई, तो यहाँ पे हम लोग क्यों आए? आप सब लोग अभी कीमती समय हम लोग ले रहे हैं, आप सब लोग यहाँ बैठे हो, कोई मकसद होगा ना। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप सबको यहाँ बुलाया है? इसमें लिखा है जागरूकता, किसान को जागरूक करना है, इस मीटिंग का मकसद है। तो जागरूकता किस प्रकार का टॉपिक है? सेफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों का सुरक्षित उपयोग। अगर हम पीछे जाए आज की डेट में, जैसे आप सब लोग कहते हैं कि पंचनगर का बीज बहुत अच्छा होता है, किसान भाई कहते हैं ना पंचनगर का बीज चाहिए हमको। तो जो हरित क्रांति हमारे देश में आई, हरित क्रांति के बाद में क्या हुआ, हमने जो प्रोडक्शन का काफी बढ़ा दिया। आज की डेट में हम उनको पहले अनाज बाहर से मंगाना पड़ता था, जरूरत नहीं पड़ती है। हरित क्रांति के माध्यम से कई वैरायटीज को हमारे साइंटिस्ट ने अच्छी वैरायटीज को उपयोग किया, जिसकी वजह से आज की डेट में हम सेल्फ सस्टेनेबल है, हमको बाहर से आयात नहीं करना पड़ता। खासकर गेहूं हो गया और धान हो गया, दालें भी इम्पोर्ट करते हैं। अब आ रही है बात क्वालिटी सीड प्रोडक्शन। क्वालिटी प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया है, बट क्वालिटी खराब। इस बात को आप मानते हैं नहीं मानते? बहुत से किसान भाई आप जैसे ऐसे होंगे जो कि जो गेहूं का जो आप उत्पादित करते हो, उसमें आप कहते हो कि सामने 10 एकड़ गेहूं लगाया है, लेकिन ये 1 एकड़ मेरे अपने घर के खाने के लिए। ऐसा है कि नहीं? कोई ऐसा किसान करता है? हाथ उठाए अगर कोई ऐसा करता है। करते हैं ना? कई लोग ऐसे क्योंकि जो सब्जी उगाते हैं, खासकर सब्जियां खासकर जो उगाते हैं, जो अपने घर में जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते, कोशिश करते हो केमिकल का इस्तेमाल। आज का मीटिंग का मकसद यही है कि ऐसा क्यों हो गया कि आप देखिए डे बाय डे कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। आज से 20 साल पहले कैंसर के मरीज तो नहीं थे, तो अचानक इतनी बढ़ोतरी कैसे होती है? पंजाब में एक ट्रेन चलती है जो गंगानगर से चलती है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन। तो पंजाब में इतने ज्यादा किसान क्यों कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं? कोई ना कोई कारण तो रहा होगा ना। कॉटन तो ज्यादा होता है, कॉटन में लोग बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, अंधाधुंध, किसी से मतलब नहीं, कुछ नहीं इस्तेमाल किया, आज उसका रिजल्ट आ रहा है। तो कैंसर एक दिन में नहीं होता है। हम जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, ये बताइए कि जब आप जो दवा इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले एक्सपोजर किसको होता है? किसान को। दवा कौन डाल रहा है? किसान डाल रहा है ना। तो सबसे पहले किसको एक्सपोजर हुआ? आपको। इसका मकसद है किसान, अगर आप सुरक्षित तो आने वाली जनरेशन भी सुरक्षित। किसान को अन्नदाता बोलते हैं ना साहब, तो इसलिए सबसे पहले आप सुरक्षित रहिए। अब इसमें एक बात हो रही थी, आप सुरक्षा के लिए हमने जो ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म चल रही है, उसको आप देखते रहिए, उसमें सब चीजें बताई गई। अब दूसरी बात ये आती है, आपने अपनी सुरक्षा कर ली, और लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे? ये भी तो एक बात बनती है कि आप हैं, आपकी उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे?
आप जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, आपको एक चीज बताइए कि जैसे आप में से कितने किसान हैं, जब आपके खेत, खासकर सब्जी वाले किसान, जब आपके खेत में कोई रोग आता है तो आप क्या पौधा उस डीलर के पास लेके जाते हैं? कितने किसान लेके जाते हैं? एक 100-200 किसान है, एक पौधा। अच्छा ये बताइए, अगर आपका बच्चा बीमार होता है तो डॉक्टर के पास ले आते हो ना उसको, तो पौधे को भी नहीं ले जाते हैं? क्योंकि पौधा बोल नहीं सकता है। अब होता क्या है, जो डीलर होता है, जिससे बात, जो भी डीलर है, वो क्या कहता है कि आपने बताया कि सब एक कीड़ा लगा है। कीड़े बहुत तरह के होते हैं, जिसमें दिखाया भी होगा फिल्म में। वो पत्ती काटने वाला है, चूसम कीड़ा है। उसने क्या करना है, उस डीलर ने, अगर कोई डीलर भाई यहाँ पे हो, मेरी बात मानता मत लीजिएगा, मैं आप ही अपने आप को जागरूक करिए कि पौधा मंगाइए किसान से कि भाई अल्टीमेटली रोग है क्या। अगर आपको सर दर्द है, पेट दर्द की दवा दी जाएगी तो क्या काम करेगी वो? ये चीज है सही डायग्नोसिस। आपको सर दर्द है तो सर दर्द की ही दवा देनी चाहिए। तब हो सकता है जब आप उस चीज को लेके जाएंगे, पौधा लेके जाएंगे उसके पास में, या केवीके आपके पास में है, केवीके के साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, उनसे आगे बात करिए कि सब ये दिक्कत है, तो आपको सही राय है। इसलिए सही राय, सही डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। जब सही डायग्नोसिस हो जाएगा तो आपको सही दवा मिलेगी, पहली चीज। दूसरी बात ये आती है, आपने सही दवा, जैसे आपने वाली दवा स्प्रे किया, आप सब्जी के काश्तकार हैं, तो जैसे आप सब्जी उगाते हैं, आप दवा डालने का क्या शेड्यूल रहता है आपका? मान लीजिए आपने मोनोकोटोफॉस डाला, तो कितने दिन बाद दूसरा स्प्रे करते हैं? कीड़ा देखते हैं? नहीं, मान लो 15 दिन मान लो कीड़ा दिखा, आप स्प्रे कर देते हैं। बैंगन में कितने दिन में स्प्रे करते हैं आप? 6 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में ना। तो अब क्या होता है, यही बात कर रहे थे, हर दवा का एक वेटिंग पीरियड होता है। जैसे आप डॉक्टर से दवा लेते हो, एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, क्या 3 दिन करना है बस, उसके 14 दिन नहीं खाना। ऐसे ही क्या होता है, जब आप दवा लेके आपने स्प्रे किया, मान लीजिए आज 26 तारीख आपने स्प्रे किया, उसके बाद में जब आप दूसरी बार डीलर के पास जाते हैं तो उसको कुछ नहीं पता होता है कि आपने पहला स्प्रे कब किया है। मान लीजिए मोनोकोटोफॉस है, उसका स्प्रे किया, उसका वेटिंग पीरियड होता है 15 से 20 दिन। लेकिन आपने क्या किया, कीड़ा दिखा, 10 दिन में स्प्रे कर दिया। तो क्या होता है, वो जो दवा होती है, क्योंकि जो आपने स्प्रे किया फल भी है, कीड़ा भी है, तो अगले दिन आपने जाकर मार्केट में दे दिया। तो आपने तो मान लीजिए यहाँ पे दिया, वो पटना जाएगा, पटना में हो सकता है आपके चाचा का कोई बेटा रहता हो, आपके मामा का कोई बेटा रहता हो, वो खाएगा ना उसको, तो उसके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो पहली तो सुरक्षा आपकी हो गई, अब दूसरा सुरक्षा आपको अपने दूसरे लोग की करनी है कि भाई एक दवा का जो वेटिंग पीरियड होता है, अगर 21 दिन है तो अब 21 दिन के बाद ही उसको उपयोग करें। ये एक बहुत जरूरी चीज है। हर दवा में लेबल लगा होता है, आपने देखा होगा, रेड लेबल, येलो लेबल, ग्रीन लेबल, ब्लू लेबल होता है। वो क्यों लगा होता है? दवा की जो उसका एलडी के अनुसार लगा होता है। तो अभी तो खैर एक चीज होगी, भारत सरकार ने ज्यादातर चीजें जो है रेड ट्रायंगल्स वाली चीजें खत्म कर दी, अब नहीं आ रही। लेकिन अभी भी येलो जो दवाएं सुरक्षित है वो यहाँ पे आ रही है। तो दूसरी चीज ये है कि आपको ये जानकारी बहुत जरूरी है। तो डीलर के पास कोशिश करिए दवा एक डीलर से लीजिए, उसको बोलिए रिकॉर्ड बनाइए, रिकॉर्ड खुद रखिएगा, छोटी सी डायरी रखिए। मैं छोटी डायरी रखता हूं, मैं यहाँ पे आया हूं, मेरा नोट कर रखा है क्या करना, तो एक उसको रखिए, रिकॉर्ड रखिए अपने पास में, ताकि आपको याद रहे कि मैं 10 तारीख को दवा लगाई थी, अब मेरे को 10 दिन के बाद स्प्रे करना है। दो चीज। तीसरी चीज एक और आपको कहूंगा, आप माताओं को
आप सभी लोग घर में सब्जियां लाते हैं, तो सब्जी को क्या करते हैं, धो देते हैं, उसके अंदर पका देते हैं। एक थोड़ा सा बदलाव आपको कर लीजिए। आप लोग आप सब्जी को लाइए, सब्जी तो सबको खानी है, हम लोग शाकाहारी हैं, उसको आधे घंटे पानी में डाल और एक चुटकी नमक डाल देंगे उसमें बस। उससे क्या होगा, आपका बहुत सा जो जहर है उसमें लगा हुआ है खत्म हो जाएगा। आप जैसे होते हो ना, उससे नहीं निकलता है भाई। सिस्टमिक एसिड होता है ना, वो कहाँ जाएगा, तो फल पे लगा हुआ है ना, ऐसा नहीं निकलेगा। अगर आपने उसको पानी में धो दिया आधे घंटे के लिए, थोड़ा सा नमक डाल दिया, तो अपने आप निकल जाएगा। इसको हम लोग ब्रश करते हैं ना, आदत पड़ी हुई है ना, तो उसको आदत पे आपको डालना पड़ेगा। ये नहीं कर पाएंगे, ये आप लोगों का दायित्व है, इसमें आप लोगों को पहल करनी पड़ेगी। तो अब अगर आप लोग आपने घर में, अच्छा इस मकसद यही हम लोग का कहना चाहता है इस मीटिंग का, कि आप लोग, हम चाहते हैं कि जो भारत सरकार ने दायित्व दिया है कि आप जाके किसानों को जागरूक करें। हम यहाँ दवाओं की कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई दवा की वजह की अचाइल को दवाइयाँ बनाती है, कोई दवा की बात नहीं करी, केवल आपको जागरूक करना कि भाई आप किस तरह की दवाओं का उपयोग करें। ये इस मीटिंग का एक मकसद था। हम चाहते हैं कि बाकी जानकारी पेस्टिसाइड्स के बारे में, पौधों के बारे में और रोग के बारे में और साइंटिस्ट हमारे देंगे, उसका उनका प्रोटोकॉल है वो देंगे। बट आप यहाँ पे आए हैं तो इस चीज को अंतर्ग्रहित करें और इस मैसेज को लेके जाएं और लोगों को बताएं कि 1 और 1 111 होता है, ये मान के चलते हैं। धन्यवाद। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि जो भी सर बताएंगे उससे रिलेटेड एक सवाल पूछा जाएगा, तो अभी जो है वो 2 सवाल पूछे जाएंगे। सर मैं चाहूंगी कि एक सवाल जो है वो आप पूछिए, आपको हाथ खड़ा करना है, आपके पास जो है वो माइक जाएगा। मोनोक्रोटोफॉस का जिसपे आप सब्जियों में करते हैं, इसका वेटिंग पीरियड कितने दिन का होता है? एक स्प्रे करने के दूसरा स्प्रे कितने दिन के अंतराल पे करेंगे? 20 से 21 दिन के बाद। ठीक जवाब। दूसरा सवाल है, मैं बायो कंट्रोल एजेंट 2 जीवाणु का नाम बताया था, 2 का नाम बता दीजिए कोई। कुंवर प्रभु नारायण, ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, राइजोबियम। सही है, एकदम सही। आ जाइए, थोड़ा स्पीड में आ जाइए। ताली बजाने के बहुत सारे फायदे हैं। तो जैसे सर ने बताया कि किस तरीके से कीटनाशकों का आप लोगों को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, विवेकपूर्ण इस्तेमाल, सुरक्षित इस्तेमाल कैसे करना है। और हम भी यही कहते हैं कि अगर जो हमने मृदा स्वास्थ्य की बात कही या सॉइल टेस्टिंग की बात है, सॉइल टेस्टिंग जो है, मृदा जांच बहुत ज्यादा जरूरी है। उस हिसाब से आपको अपने खेत में क्या डालना है क्या नहीं डालना है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप लोगों के पास, आप लोग बहुत लकी हैं कि समस्तीपुर ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 2 कृषि विज्ञान केंद्र है। ये लोग आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, तो कोई भी समस्या है तो आप आके यहाँ पे कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। कोई अगर रोग कीट लग जाए तो जब जरूरत हो तभी आपको इस्तेमाल करना है, ऐसे ना इस्तेमाल करें। और डोजेस जो होता है, जितना बोला गया है उतना ही इस्तेमाल करें, बॉटल में भी लिखा रहता है। और बाकी आप एक्सपर्ट से भी सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगी और मैं आप लोगों के ही बीच से डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड कृषि विज्ञान केंद्र लाडा से मैं सर को निवेदन करना चाहूंगी कि सर आप बताएं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो एकीकृत कीट प्रबंधन है वो कैसे करते हैं और किसानों को कैसे करना चाहिए, इसके बारे में बताएं प्लीज। आज कृषि विज्ञान केंद्र के परिसर में उपस्थित सभी सम्मानित किसान भाई, माताओं, बहनों और मंच पर उपस्थित कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नब कुंडू जी, मिस्टर अजीत वर्मा, मैनेजर हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, रामावत रमेश बाबू, हॉर्टिकल्चर के वैज्ञानिक, और जो भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया है वहाँ की मैडम डॉक्टर अनुपमा कुमारी, अभिषेक कुमार जी, अंकुर आनंद, कुंदन जी और सभी हमारे। देखिए जो आज का जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम मुख्य रूप से प्रकार से कह लीजिए कि अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया जा रहा है कि किसान भाइयों को किस प्रकार से, जो हम लोग आज के समय में ज़्यादा मात्रा में दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, उसका किस प्रकार से हमारे मिट्टी पे, हमारे स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ रहा है। और यह सब हम लोग देख रहे हैं।
और जैसे कि हमारा जो टॉपिक दिया गया है कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में बताना है, तो सबसे पहले तो आप यह जानिए कि जो भी हमारा पौधा होता है उस पौधा के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से कुछ पोषक तत्व हमारा हवा से, पानी से, जमीन से मिल जाता है, जिसको हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बारे में हम जानते हैं। और जो हमारा जिसके अलावा जो अन्य पोषक तत्व है, उन सारे पोषक तत्वों को किसान भाई नहीं डालते हैं। जो डालते हैं तो उसमें से मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश डालते हैं, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करता है। लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कोबाल्ट, निकेल, आयरन, मैंगनीज, जब इन सब तत्वों को हम नहीं डालते हैं तो हमारे पौधों में जब इसकी कमी होती है तो पौधा कहीं न कहीं से बीमारी लगता है, उसमें कीड़ा लगता है। क्योंकि पहले की तुलना में आज हमारे खेत में दिन प्रतिदिन बीमारी और कीट का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग संतुलित मात्रा में पोषक तत्व का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमारे वैज्ञानिक अर्णव जी ने बताया है कि मिट्टी जांच बहुत ही अच्छा चीज़ है, और मिट्टी जांच के बाद आपको पता चल जाता है कि हमारे खेत में किन पोषक तत्वों की कमी है। तो उसी प्रकार से जो है हमको मिट्टी जांच भी कराना चाहिए, और जो संतुलित मात्रा में जो पोषक तत्व है उसका जरूर उपयोग में लाना चाहिए। उसको उपयोग में लाने के लिए हम कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, गोबर के खाद का प्रयोग कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, हरी खाद का रूप में जो है ढांचा को लगा सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास बहुत सारा है, बशर्ते आपको किस चीज़ आपके लिए सूट करता है उस पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी देखिए इसे यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा पोषण वाटिका बनाए हैं। पोषण वाटिका का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमको हरी ताजी सब्जी हमको हमेशा मिलते रहे, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा जो है दवाओं का प्रयोग अगर होता है तो सब्जी की फसल में होता है, और सब्जी की फसल में दवा आज पड़ता है, कल बाजार में सब्जी आ जाता है, तो उसका असर कहीं न कहीं हमारे ऊपर पड़ रहा है, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, उसका कहीं न कहीं हमको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब इससे मान लीजिए हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो व्यस्क है उसको 300 ग्राम सब्जी का सेवन करना चाहिए, जिसमें से बांटा गया है कि 115 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जी, 115 ग्राम जड़ वाली सब्जी और 70 ग्राम दोनों को मिला जुला करके। लेकिन सादे लोग इतना सब्जी का सेवन नहीं करते हैं। तो अगर हम अपने घर पर पोषण वाटिका बनाएंगे, चाहे घर पर जो सब्जी लगाएंगे, अभी जैसे मान लीजिए हम लोग गांव देहात में रहते हैं, यहाँ सबके पास जमीन है। शहर में जिसके पास जमीन नहीं है वह छत पर जो है खेती करता है, जिसको हम लोग रूफ टॉप गार्डनिंग कहते हैं। छत पर गमले में लोग सब्जी लगा रहा है। तो इस प्रकार से जागरूक हमको होने की आवश्यकता है। सरकार आपके लिए, जैसे मान लीजिए इतने वैज्ञानिक यहाँ पे हैं, अभी जो आप मैडम बता रही थी कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है, और पूरे देश में इस समय 732 कृषि विज्ञान केंद्र है, जिसमें से आपका यह भी कृषि विज्ञान केंद्र उसमें शामिल है। तो यह के जो है, मान लीजिए यहाँ पे जो वैज्ञानिक है इनकी बात को आप सुनिए। अगर आपको कहीं से भी कोई दिक्कत हो रहा है पूछिए। अगर आपके पास फसल में बीमारी लग रहा है, चाहे कीड़ा लग रहा है, तो उसका फोटो खींच करके रखिए, यहाँ पे व्हाट्सएप करिए, तब भी आपको जानकारी मिलेगा। कहने का मतलब आपको आगे बढ़ के आने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर कोई मतलब पॉलिटिकल हम लोग नहीं है कि हम लोग राजनीति की बात करेंगे। यहाँ पे आपको ज्ञान की बात होगी, और कृषि विज्ञान केंद्र को किसानों का मंदिर भी कहा जाता है। ज्ञान में कृषि संबंधित हर विषय के अलग अलग वैज्ञानिक हैं। अब जैसे मान लीजिए पशुपालन के वैज्ञानिक हैं, तो पशुपालन के बारे में पूरा अपना पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, वो पशुपालन के बारे में बताएंगे आपको। जो हमारे फसल उत्पादन के वैज्ञानिक हैं, कहने का मतलब हर वैज्ञानिक का अपना अलग अलग क्षेत्र है, उस क्षेत्र से संबंधित जानकारी आपको मिलेगा। और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके यहाँ पे सारे विषय के वैज्ञानिक हैं। तो हम अपनी बातों को करते हैं, क्योंकि और भी आगे वक्ता लोग हैं। धन्यवाद। पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है? सुशील कुमार सिंह ग्राम माहिर 17। बिल्कुल सही जवाब है। सर आ जाइए, आगे आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जो नेक्स्ट निवेदन करना चाहूंगी डॉक्टर अनुपमा कुमारी मैम है, भोला पासवान एग्रीकल्चर कॉलेज से, पूर्णिया से। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों को जो कहा जाता है कि कीटनाशकों के सुरक्षित विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें, क्यों करना चाहिए, क्या फायदे हैं किसानों के का, ये आप हमें बताएं प्लीज। आदरणीय कृषि विज्ञान केंद्र के हेड डॉक्टर अजय प्रताप सिंह सर, मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण एवं हमारे प्यारे किसान भाई एवं बंधु, सबसे पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम अनुपम कुमारी और मैं पौधा रोग विभाग में
सहायक प्राध्यापिका के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। तो इस सबसे पहली बात होती है कि इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों हम लोग कीटनाशकों के प्रति कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग पर जो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। सबसे पहले इस बात को, इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो आज के डेट में क्या है ना कि हम लोग अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो भी हमारे फसल में जो भी कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, उनसे कैसे अपने ये फसल को बचाएं, उसके दुष्प्रभावों को कैसे हम कम करें। इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग कभी भी इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि कितनी मात्रा में उसका कीटनाशक का उपयोग करें। ऐसे भी कहा जाता है कि भारत जो है कीटनाशकों के प्रयोग में बहुत अग्रणी है। ऐसा क्यों कहा जाता है, जबकि चीन के बाद सबसे ज्यादा फसल उत्पादकता में भारत का स्थान आता है और कीटनाशक के उपयोग में अभी भी भारत 12वें स्थान पर है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कीटनाशकों के उपयोग में भारत अग्रणी है। वो ऐसा इसलिए है कि जहाँ पे हम लोग होता है ना कि दो ढक्कन डालना है, 10 ml डालना है, लेकिन हम लोग जल्द से जल्द उस कीटों से सुरक्षा पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए 2 ढक्कन की जगह 3 ढक्कन डाल दो कि ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जल्दी कीड़े मरेंगे, मेरा फसल ज़्यादा सुरक्षित होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, ज़्यादा ये इस सब बातों पे कहा जाता है कि भारत काफ़ी मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम हमारे अपने खुद के स्वास्थ्य पर पड़ता है। चाहे हम कीटनाशक ज़्यादा दें, वो मिट्टी में जा करके फसल के थ्रू या फिर पानी के माध्यम से, जो भूमिगत जल जिसको हम लोग पीने के रूप में यूज करते हैं, उससे हमारे शरीर में, या इसके जो पार्टिकल्स कण हैं वो हवा के साथ मिल करके जिसको हम लोग डायरेक्ट सांस में लेते हैं और हमारे शरीर में जाता है। तो जिस प्रकार से भी हम इस कीटनाशक को अपने लिए यूज कर रहे हैं, हम मतलब फसल के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम खुद हम और हमारे जो भी सगे संबंधी हैं सब लोग कहीं न कहीं उस चीज के को झेल रहे हैं। तो इसके लिए कहा जाता है कि सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम कीटनाशक को यूज करें तो उसके लिए जो उसकी सही मात्रा है उसी मात्रा में यूज करें, क्योंकि हम इसको यूज कहाँ कर रहे हैं, फसल पे, और फसल में क्या है, मिट्टी में, और मिट्टी में हमारे बहुत सारे ऐसे हमारे यूजफुल मतलब जीवाणु हैं जो हमारे लिए बहुत तरह से, पेड़ पौधों के लिए बहुत तरह से वो लाभदायक है। उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं कि जो पौधा का ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। वो क्या करते हैं कि अलग अलग मिट्टी के अलग अलग पार्ट से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट के पास वो पहुंचाते हैं। दूसरे बहुत सारे फास्फोरस के ऐसे फॉर्म होते हैं जो अघुलनशील मात्रा में होते हैं, उसको वो क्या करते हैं, अघुलनशील फॉर्म जो है फास्फोरस को, उसको घुलनशील फॉर्म में ला करके वो प्लांट को अवेलेबल कराते हैं ताकि प्लांट इस चीज़ का अपटेक करे। अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो वो जीवाणु कहीं ना कहीं मर जाएंगे, और जब मर जाएंगे तो एक फास्फोरस का लेयर हमारी मिट्टी में जो हार्ड लेयर रहेगा वो बनती जाएगा, और जिसकी वजह से जो पानी है, पानी का भूमिगत मतलब भूमिगत जल का स्तर जो है बहुत नीचे जा रहा है। उसके साथ और भी क्या इसके दुष्परिणाम हो रहे हैं कि जो हमारा फास्फोरस है जो प्लांट को मिलना चाहिए वो प्लांट को मिल नहीं रहा है, प्लांट का ग्रोथ नहीं हो रहा है, हमारा फसल का प्रोडक्शन बहुत कम होते जाएगा। इसलिए सबसे पहली बात है कि हम जब भी अगर कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो हम उसको जो उसकी उचित मात्रा है उसी मात्रा में करें। इसके साथ साथ इसमें क्या है ना कि बहुत कम मात्रा में करते हैं। जब भी हम लोग कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो उसमें देखते हैं हम लोग कि 99% जो होता है उसमें हम लोग पानी की मात्रा मतलब यूज करते हैं और लगभग 1% के आसपास हम लोग उसमें कीटनाशक मिलाते हैं। तो कीटनाशक का उपयोग करिए, बेशक करिए, लेकिन उसकी जो उचित मात्रा है, जो उसका उचित मात्रा है उसी मात्रा में उस कीटनाशक को उपयोग में लाएं। और इसके साथ साथ है कि जब भी हम लोग बहुत सारे कीटनाशक का उपयोग करते हैं, इसके पहले जब मैं यहाँ आ रही थी तो यहाँ बहुत ही अच्छी वीडियो चल रही थी जिसके माध्यम से आप लोगों को बहुत ही सटीक जानकारी मिल रही थी कि कब और कैसे उसमें हम लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहला है क्या कि जब भी हम लोग खरीदारी करने जाते हैं कीटनाशक की, तो जो हमारा पंजीकृत डीलर है, जो रजिस्टर्ड डीलर है, कोशिश करें कि आप अपने कीटनाशक को उनके पास से लें।
उनके फायदे है ना कि जो पंजीकृत है, जिनके पास वैध लाइसेंस है, जो फुटपाथ पर बेच रहे हैं या कहीं से भी हम कीटनाशक जैसे सामान को नहीं खरीदे। जब भी खरीदे तो आप पंजीकृत जो हमारा डीलर है उसके पास से जाकर के खरीदिए। और दूसरा कि कभी भी जो हम खरीद रहे हैं उसका कंटेनर बिल्कुल सही होना चाहिए, टूटा फूटा कहीं ऐसा ना हो कि ब्रेकेज है और वैसे हम कीटनाशक ले रहे हैं। तो जब भी हमको लेना है तो हमेशा देख लेना है कि कंटेनर या पैकेट जो है वो सही सलामत रहे, उसमें किसी तरह का कोई ये नहीं है। उसके साथ उसका जो लेबलिंग किया हुआ है, हर कंटेनर पे लेबलिंग किया हुआ रहता है, उस पर एक दिशा निर्देश दिया जाता है कि ये हमारे लिए कितना हार्मफुल है। आप उस पर देखते होंगे ना, खतरा लिखा हुआ है, जहरीला लिखा होता है, पॉइजनस होता है, कोई हाईली पॉइजनस होता है। तो उस तरह का उसका दिशा निर्देश को भी ध्यान में रख करके यूज करने से पहले उस पैकेट के ऊपर जो है उसका दिशा निर्देश को पढ़ लेना है। उसमें उसका मैन्युफैक्चरर का क्या है, उसका बैच संख्या क्या है, उसका पंजीकरण संख्या क्या है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब खरीदारी के समय हमको ये मतलब पक्का कंफर्म कर लेना है। उसके बाद ही आप उस कीटनाशक को लें। कीटनाशक को लेने के बाद जब भी हम उसका घोल तैयार करते हैं, अधिकतर हम लोग क्या देखते हैं, खेत में जाते हैं, जो हमारे किसान भाई हैं बिल्कुल नंगे बदन, उघाड़े बदन, पीठ पे लेकर के वो स्प्रे करते रहते हैं। ये गलती कभी भी नहीं करनी है। जब भी हम लोग कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो प्रॉपर उसका मास्क, टोपी, फुल बदन का कपड़ा, फुल आस्तीन का शर्ट, पैंट सब अच्छे से पहन करके और उपयोग करने के बाद मतलब कीटनाशक स्प्रे करने के बाद उस कपड़े को हम लोग अच्छे से डिटर्जेंट से वॉश कर लेना है। जिस कंटेनर या जिस उपकरण का यूज किए हैं स्प्रे के लिए, उसको भी अच्छे से डिटर्जेंट की मदद से साफ करना है। और जो हमारी सामग्री बची हुई है, स्प्रे वाली सामग्री बची हुई, उसको दूर कहीं जा करके मिट्टी में उसको अच्छे से गाड़ करके उसको डिस्ट्रॉय करना है। ये सारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखा गया सिलसिलेवार ढंग से। इसको करना है। इसके साथ साथ क्या करते हैं, फसल की सुरक्षा के लिए ये कहा जाता है कि मतलब किसी भी चीज का उपाय मतलब इलाज करने से, निदान करने से अच्छा है कि उसका बचाव कैसे करें। वही बात पेड़ पौधों के साथ भी आती है। जब भी अगर हम लोग पेड़ पौधों में किसी रोग से उसको बचाना चाहते हैं कि इसमें रोग नहीं आए, हमारा उत्पादन ज़्यादा हो, उसमें बीमारी कम आए, तो उसके लिए कुछ उपाय करते हैं। उसमें क्या होता है कि जब गर्मी के दिनों में वो क्या होता है ना, डीप समर प्लॉइंग मतलब गहरी जुताई करते हैं गर्मी के दिनों में। उससे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े जो छुपे रहते हैं मिट्टी में, वो धूप की रोशनी में जाते हैं और उसकी गर्मी की वजह से वो मर जाते हैं। तो बहुत सारे चीज़ को बिना किसी रसायन के उपयोग किए हम उसको नेचुरल तरीके से मार सकते हैं। उसके बाद करते हैं एक बीजोपचार। बीजोपचार में भी आजकल है कि ट्राइकोडर्मा है जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। कई तरीकों से ट्राइकोडर्मा है वो हेल्प करता है। वो क्या करता है कि प्लांट का जो रूट्स रहता है उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है ट्राइकोडर्मा, और रूट के ग्रोथ, जड़ के लंबाई में भी, उसकी वृद्धि के लिए भी उपयोगी है, और उसके चारों तरफ एक सुरक्षित कवर बना लेता है ताकि दूसरे जो भी हमारे हार्मफुल, जो भी हमारे लिए हानिकारक जीवाणु है या फफूंद है वो उस पर अटैक ना करे और दूसरी किसी बीमारी को ना आने दे। तो पौधा के ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और उसको बीमारी से भी बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब भी हम करते हैं पौधा को या बीज को लगाने से पहले बीजोपचार करिए। बीजोपचार के लिए आप रसायन का भी यूज कर सकते हैं और किसी तरह का जो भी हमारा जैविक घोल बनाते हैं, ट्राइकोडर्मा से बना ले, सीडोमोनास से बना ले, जिससे भी बनाए आप उसमें भी उसको बीजोपचार करके उसके बाद लगाएं। और सबसे बड़ी बात है कि अंत में यही कहेंगे, जब भी आप लोग कीटनाशक का उपयोग करिए उसकी उचित मात्रा में उपयोग करिए और उसका जो दिशा निर्देश दिया गया है उसको पढ़ करके ध्यान में रखिए, उसके अनुरूप ही उसका उपयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम आपको रोकना चाहूंगी, एक सवाल जो आपने बताया उससे रिलेटेड एक सवाल। तो मैं चाहूंगी कि इसका जवाब जरूर आप लोग महिलाओं में से दे, इसलिए मैं बहुत आसान सा सवाल पूछती हूँ। फसल उत्पादन में इंडिया का कौन सा, भारत का कौन सा स्थान है? ज्योति कुमारी हुआ, घर चला हुआ, 12वां स्थान पे भारत है।
बुलाना चाहूंगी वो केवी के राधा से ही हैं, डॉक्टर रमावत रमेश बाबू जी, एसएमएस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है हॉर्टिकल्चर के। ये प्लास्टिक मल्चिंग के बारे में और बताएंगे और हॉर्टिकल्चर क्रॉप में क्या होता है, सेफ एंड जुडिशियस यूजेज, कैसे विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में बताएं प्लीज। सभी को मेरा नमस्कार। आज ग्रीन टीवी और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स सब डिपार्टमेंट से जोड़ के इतना अच्छे से प्रोग्राम मेरे को बहुत खुशी लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे महिला लोग भी इतना एक्टिव से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और महिला लोग भी क्वेश्चनिंग बहुत जल्दी से आंसर कर रहा है। मीन्स बहुत सारे काफ़ी इंटरेस्टेड है इसी प्रोग्राम पर। चलो मैं अभी हॉर्टिकल्चर उद्यान विभाग में प्लास्टिक मल्चेस का उपयोग के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। अब देखो, आप ज़्यादा से अभी उद्यान विभाग में हॉर्टिकल्चर फसल में अभी प्लास्टिक मल्चेस का, जो प्लास्टिक मल्चेस वातावरण को वो हानि नहीं करना चाहिए, मीन्स इको फ्रेंडली, जो यूज करने वाला बहुत अभी आगे चल रहा है। प्लास्टिक मल्चेस से आपको खेती करके कंट्रैक्ट फार्मिंग, अब जो कमर्शियल फार्मिंग हो रहा है वो सब चीज में प्लास्टिक मल्चेस यूज कर रहा है। क्यों प्लास्टिक मल्चेस यूज कर रहे हैं? आपको दो तरीके के चैलेंजेस है आपके पास। एक है आपको यील्ड बढ़ाना है, फसल का यील्ड बढ़ाना, और उत्पादक प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसे क्वांटिटी और क्वालिटी भी चाहिए। ये चैलेंजेस है आपके, और आपको फूड सिक्योरिटी भी मीट होना है। लोग आपको सब ईयर में आपको लोग बहुत बढ़ते जा रहा है। अभी देखो, इंडिया भी चाइना को क्रॉस होने वाली है लोग। इसी के कारण थोड़ा आधुनिक टेक्नोलॉजी से, मीन्स उन्नत टेक्निक से आप खेती करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक मल्चेस आपको सब्जी का फसल में बहुत यूज कर रहा है। इससे आपको क्या होगा? प्लास्टिक मल्चेस आप लोग यूज कर रहे हैं यहाँ किसान लोग कोई प्लास्टिक मल्चेस खेती में? वही हम अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी इधर ही लगा हुआ है। चप्पन कद्दू आपको आप देख सकते हैं मॉडल पोषण वाटिका में, उसी में आप देख सकते हैं प्लास्टिक मल्चेस करके चप्पन कद्दू समर स्क्वैच, वो खेती हम बढ़िया से अभी लगा हुआ है, बहुत फल। और उसी से ये आप प्लास्टिक मल्चेस से क्या होगा? सबसे ज्यादा है आपको अधिक से अधिक ये खरपतवार बहुत कमी होगा, उससे आपको बहुत सारे पैसा दवाई के लिए चिपकाने के लिए आपको पैसा कमी हो जाएगा, और आपको मिट्टी में नमी हमेशा बने रहेगा। उससे क्या होगा? आपको ज्यादा सिंचाई देना का जरूरी नहीं है, और आपको मिट्टी में तापमान भी मेंटेन होगा। अभी ठंडी का मौसम में ये प्लास्टिक मल्चेस का यूज करें तो आपको टमाटर मान लो, मिर्चाई, उसी में ये कमर्शियल सब्जी वाला फसल में आपको ये प्लास्टिक मल्चेस ऊपर कवर करे तो उसी में आपको मिट्टी में नमी मेंटेन करके और तापमान मेंटेन करके उससे नमी में कीटनाशक भी आपको कमी होगा, और ज्यादा से ज्यादा मच्छर वाला ये कीटक भी आपको ये प्लास्टिक मल्चर लगाने से ले आपको मच्छर वाला ये कीटक भी आप कमी होगा। मीन्स सबसे आप 1 बीघा में कम से कम ये प्लास्टिक मल्चर्स लगाने के लिए 8 से 10 हजार लगेगा, बट आपका पूरा ये एक फसल अवधि में आपको 20 से 25 हजार का इनपुट का आपका कास्ट कमी हो जाएगा। मीन्स ये यही चीज है, मीन्स दवा कमी होगा, आपको वीडीसाइड खरपतवार का स्प्रे करना कमी होगा, आप सिंचाई आप 5 सिंचाई दे तो 2 और 3 सिंचाई में आपको हो जाएगा। ये चीज है, ये चीज इससे आपको प्लास्टिक मल्चेस काफी आपको उपयोग है। इसीलिए आप लोग ये प्लास्टिक मल्चेस का उपयोग कीजिए, और सब्जी का जो किसान लोग सब्जी का फसल कर रहा है वो आपको एक बीघा में प्लास्टिक मल्चेस यूज करके खेती कीजिए, और 1 बीघा में बिना प्लास्टिक मल्चेस का खेती कीजिए। आपको उसी दोनों में अंतर आपको प्रैक्टिकली आपको मालूम होगा। ये बहुत सा ये चीज आपको प्लास्टिक मल्चेस का उपयोग है। और हमको एक टॉपिक मिला हुआ है, जुडिशियस यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। जुडिशियस एग्रोकेमिकल्स मींस यही है। एग्रोकेमिकल्स क्या है? वीडीसाइड्स, फंगीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, यही है काफी एग्रोकेमिकल्स, बट इसको बैलेंस में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। स्प्रेइंग आप स्प्रेइंग करने के टाइम में ज्यादा से ज्यादा नहीं देना है, कमी से कमी नहीं देना है, वो मीडियम समझते एज पर रिकमेंडेड डोज में देना पड़ेगा। अब ज्यादा से ज्यादा दवाई फसल से दिए तो क्या होगा? उसका आपका मिट्टी का भी फर्टिलिटी कम हो जाएगा, और बहुत सारे आपको ये प्रोडक्ट में भी कार्सिनो
न्यूरोजेनिक कैंसर वगैरह भी बहुत सारे आपको नुकसान होगा। इसी के कारण आप अगरों के लिए जो दवाई दे रहा है वो सब आपको रिकमेंडेड डोज में देना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दिए तो उससे आपको बहुत सारे फसल को मिट्टी में और आपको शरीर को भी अच्छा नहीं रहेगा। इसी के कारण अभी क्या बहुत मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बहुत उसे फोकस कर रहा है एग्रो केमिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देने के लिए। एक कोटेशन दिया है संतुलित भोजन स्वस्थ जीवन। आपको ये दवा ज़्यादा नहीं देना है, वो इसीलिए कम मीडियम रिकमेंडेड डोसेज दिए तो आपको क्वांटिटी और यील्ड भी बढ़ेगा और आपका प्रोडक्शन क्वालिटी भी अच्छा रहेगा। यही चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा अभी पेस्टिसाइड का यूजेस ज़्यादा सब्जी फसल में हो रहा है। इसी के कारण आप लोग बायो कंट्रोल एजेंट्स, अभी बहुत सारे एक्सपर्ट लोग आपसे बात हुआ है, बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा मान लो और नीम ऑयल रिलेटेड बायो कंट्रोल एजेंट ज़्यादा फोकस आप जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए से आपको फसल में ज़्यादा यील्ड भी और प्रोडक्शन भी बढ़ने के लिए बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल पूछना है आपको। ये अभी प्लास्टिक मल्चिंग बताया ना, मैं सब्जी का खेती में फॉर एग्जांपल मान लो आप टमाटर और मिर्चाई में ये कितना थिकनेस वो साइज चाहिए, माइक्रोन में आता ना मार्केट में आपको बहुत सारे माइक्रोन वाला मिलेगा। सब्जी में स्पेशली कितना माइक्रोन थिकनेस वाला सब्जी का खेती लगाना पड़ेगा। मैं लालपुर से हूँ, 25 माइक्रोन का चाहिए सब्जी के लिए या 75 से भी होता है। कार्यक्रम की शुरुआत से हम यही कह रहे हैं, हर जो भी टॉपिक होता है लास्ट में यही होता है कि विवेकपूर्ण और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करें जुडिशियल यूजेस ऑफ एग्रोकेमिकल, इसके क्या फायदे हैं। मेन जो इसका मकसद है हमारे कार्यक्रम का वो यही है कि हम जो भी डिस्कशन करें उसमें बाद में रिजल्ट ये नहीं आए कि आप लोगों को जितना जरूरत हो उतना ही आपको एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड यूज करना है। मैं नेक्स्ट जो निवेदन करना चाहूंगी इंजीनियर अभिषेक कुमार जी हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। जैव ऊर्जा का कृषि में क्या इस्तेमाल है इसके बारे में आप जो है वो हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमें जो विषय दिया गया है वो रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी यूज इन एग्रीकल्चर पे है। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या है, जो रिन्यू हो सके, जो हमारा रोज जो है या कम समय में कम दौर समय में जो है वो फिर से हमें मिल जाए। जैसे कोयला जलाते हैं हम बिजली बनाने के लिए अगर, तो वो क्या होता है कि वो खत्म हो गया। लेकिन जो सूर्य है हमारा, सूर्य रोज उगता है या नहीं, रोज उगता है, रोज रोशनी देता है, उसमें ऊर्जा है। अगर हम उसे कलेक्ट करेंगे यानी कि उसे जमा करेंगे तो हम उससे बिजली ले सकते हैं। तो इसमें ऐसा है कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो भी चीजें हैं जैसे हवा, विंडमिल रहता है, सोलर है और भी काफी सारी चीजें हैं, लेकिन मुख्यतः हम सोलर पे बात करेंगे। तो सोलर में ऐसा है कि बहुत सारे लाभ हैं इसके। एक तो देखिए पॉल्यूशन नहीं करता है, ना आवाज करता है बिजली उत्पन्न करने में, ना हवा का पॉल्यूशन करता है, क्योंकि जो नॉर्मल बिजली प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है कि कोयला जलता है, टरबाइन घूमता है तो फिर हमारा बिजली पैदा होता है, तो पॉल्यूशन करता है। तो इस तरह से हाइड्रो पावर है, उसमें भी जो है मिट्टी सिल्टिंग होता है, मतलब मिट्टी जो है वो उसकी फर्टिलिटी यानी फर्टिलिटी जो है कम होती चली जाती है। लेकिन सोलर में ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या है कि और फ्री में है, हमें सूर्य देव की तरफ से जो है ये आप कहिए तो हमें रोज जो है इतनी ऊर्जा मिलती है फ्री। और इसमें आपको सोलर लगाना है तो इससे आप जो है खेती बाड़ी में आपको इरिगेशन सिंचाई करना पड़ता है, उसका आप जो है इससे कर सकते हैं। हमारे केंद्र पे भी लगा हुआ है, तो इसका हम आपको बताएं। जैसे कि ये आप देखेंगे कि सोलर ट्री जो लगा हुआ है, अभी अगर समय मिलेगा चलेंगे हम लोग, तो उसमें 330 वाट का सोलर पैनल लगा हुआ है। करीब करीब ये 5.5 किलोवाट जनरेट करता है, यानी कि 7 HP, जिसको अगर HP समझ में आता हो तो 7 HP 5 HP के पंप को चला देता है आसानी से। अभी भी धूप है, आराम से चलेगा, कोई और मूविंग पार्ट्स नहीं। तो इसमें क्या है जानकारी हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि क्या क्या रहता है इसमें पैनल में।
आपका पूरे सिस्टम में, सोलर सिस्टम में। तो एक पैनल है आपका, पैनल से वायर आया, कंट्रोलर लगा बीच में, और वहां के बाद आपको जो चलाना है, जो मर्जी चलाना है आप चला सकते हैं। खेती बाड़ी का पंप चला सकते हैं, घर के जो भी उपकरण आपका बिजली से चलता है वो सारा सोलर से भी चलेगा। अब तो इसमें और क्या क्या है कि जैसे मान लीजिए कि पैनल आपको कौन सा लेना चाहिए, कितने तरह का आता है, तो आप देखते होंगे बाजार में 2 तरह का पैनल आपको दिखेगा, एक काला और एक ब्लू कलर का दिखता है, एक ब्लैक है एक ब्लू है। तो एक ब्लैक वाले को बोलते हैं मोनोक्लिनिक और ब्लू वाले को पॉलीक्लिनिक। बढ़िया होता है ब्लू वाला, ठीक है, क्यों? जैसे क्या होता है बढ़िया मतलब किस सेंस में, मान लीजिए कम धूप है तो बिजली ज्यादा कौन बनाएगा, ब्लू वाला, ठीक है। अब आते हैं जो उसका नेक्स्ट जो उसका कंपोनेंट है वो क्या है, आपका कंट्रोलर। तो कंट्रोलर भी है, वो भी 2 तरह का आता है, PWM और MPPT। आप लिख सकते हैं PWM MPPT। तो इसमें बढ़िया कौन सा है, MPPT टेक्नोलॉजी। जो सोलर नॉर्मल मार्केट में इन्वर्टर आता है वो PWM रहता है, लेकिन बढ़िया कौन सा है, MPPT। कितना % ज्यादा एफिशिएंट है, 30%। यानी कि आपका तो ये सारा जो जानकारी है, तो पैनल के बारे में जानना है, कंट्रोलर के बारे में जानना है, और इसके बाद आप कोई भी लोड इससे जोड़ करके और चलाइए। खेती बाड़ी का पंप है, स्प्रेयर चार्ज करना है, टॉर्च यूज होता है, मान लीजिए खेती बाड़ी में अगर चार्जेबल वो कर सकते हैं, बिजली का सारा उपकरण इससे चला सकते हैं। अब इसमें क्या है कि सोलर में अब क्या क्या जो है एक समस्या आती है कि लोग बोलते हैं किन्हीं के पास जो है जगह कम है, तो उसके लिए देखिए हमारे केंद्र पे जो लगा हुआ है सोलर ट्री के फॉर्म में, मतलब जगह नीचे का जो है यूज हुआ ही नहीं, वो सारा पैनल ऊपर है, चोरी से भी बचाता है, डैमेज से भी बचाता है, बारिश भी उस पर जमा नहीं होगा, ये सारा उसका जो है फायदा है। और पैनल की लाइफ वो 25 साल होती है। एक हम लोग एक्चुअल कैलकुलेशन किए थे, हाँ, कि सोलर पैनल अगर हम खेती बाड़ी में यूज करें और जो नॉर्मल डीजल पंप यूज करें तो क्या खर्च आता है, अंतर क्या है। तो 25 साल में अगर हम अप्रॉक्स बात करें डीजल का खर्च लेके, उस सारा रिप्लेसमेंट लेके एक्चुअल, तो करीब 24 लाख रुपए आया था 25 साल में, हाँ। और वही अगर हम सोलर का यूज करते हैं तो हमारा मात्र 4 लाख 5 लाख ये अप्रॉक्स आया था पूरे 25 साल का। तो क्यों ऐसा हुआ, देखिए डीजल जो आपका मशीन है वो खराब होगा, रिपेयर करना होगा, बहुत सारी चीजें, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है तो खराब नहीं होती। पैनल की लाइफ कितनी, 25 साल, खराब नहीं होता है, मूविंग पार्ट कोई नहीं है तो मेंटेनेंस 0 है। कुछ लग रहा है, अभी आप यहाँ पर देखेंगे केंद्र पे लगा भी हुआ है, तो आपको जो है सूर्य का रोशनी पड़ा, बिजली में कन्वर्ट हुआ, कंट्रोलर के थ्रू पास हुआ, और फिर आप उससे जो मर्जी वो चला सकते हैं। हम लोग यहाँ 5 HP 3 फेज मोटर जो है वो चला रहे हैं। और इसमें जो टेक्निकल जानकारी है आपको, जैसे मान लीजिए कि किसी को 1000 किलोवाट का 1000 वाट का लोड है, यानी कि 1 किलोवाट का लोड है, तो कितना पैनल का जो है वो कितना हम ज्यादा रखेंगे कि ताकि कम धूप में भी चल जाए, तो 1.4 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1000 का लोड है तो 1400 वाट का पैनल लगाएंगे, आराम से चल जाएगा। ये सारा टेक्निकल जानकारी है और भी बहुत सारा। तो ये जो है आपको कृषि विज्ञान केंद्र पे आप आज तो आए ही हैं, बाकी किसी भी दिन आए, अगर जिन्हें लगवाना हो सोलर आपका जो है सोलर पैनल इरिगेशन के लिए पंप वगैरह, तो आप आके और ये सब टेक्निकल जानकारी और भी ले सकते हैं। अब जो है इसमें आपको जो है अगर हम बिजली का बात करें तो अगर आप 7 HP का पैनल लगाते हैं, जो ये लगा हुआ है, जितना सोलर पैनल है 7 HP जनरेट कर रहा है बताए थे, तो आपका कितना यूनिट ये बिजली बनाता है, जस्ट एक आपको आइडिया दे रहे हैं कि फ्री में हो रहा है सब कुछ, आपको कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं, बिजली बिल कनेक्शन नहीं, सूर्य की रोशनी पड़ रही, बिजली बन रही। कितना, तो ये करीब अपना जो यूनिट है वो 42 यूनिट पर डे बना रहा है, यानी कि अगर 6-7 रुपए के हिसाब से जोड़े तो 250 रुपए पर डे, और आपका मंथली जो है देखें तो करीब 7500 रुपए पर मंथ का ये बिजली उत्पादन कर रहा है।
तो कहने का मतलब आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। सोलर पैनल इनिशियल कॉस्ट हाई है मानते हैं, लेकिन उसके लिए भी गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पीएम कुसुम योजना के थ्रू जो है सब्सिडीज वगैरह भी जो है लॉन्च किया हुआ है। तो ये सारी चीजें थी और बाकी इसका और टेक्निकल जो भी जानकारी आपको चाहिए होगा तो वो जो है केंद्र पे आप आ सकते हैं। जैसे डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लगाना है, किस और मुंह करके लगाना होता है, दक्षिण तरफ जो है मुंह करके लगाना होता है, क्योंकि सूर्य जो है पूरब से दक्षिण होते हुए पश्चिम जाती है ठंड के समय में, तो ठंड को देखते हुए वो डायरेक्शन की ओर लगाना होता है। तो ये था सोलर पैनल के बारे में। और अब जो है मैं आपको एक और चीज दिखाना चाह रहा हूँ जो स्टोरेज के लिए, जो आप लोग धान गेहूँ या कोई भी चीज स्टोर करते हैं तो आपको मेन उसमें प्रॉब्लम होता है कि कीड़ा घुस गया या फंगस लग गया, हाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग गया। तो उसके लिए हर्मेटिक बैग्स करके जो है एक टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी है जो आप यूज कर सकते हैं। उसमें ग्रेन स्टोर कर सकते हैं, उसमें फिर जो है आपका नमी वैसे का वैसे रहेगा, ना उसमें कोई कीड़ा लगेगा, कुछ भी नहीं, मतलब वो आपका सुरक्षित रहेगा। तो हर्मेटिक बैग में एक लाया भी हूँ, 75 रुपए का एक पड़ता है, ये करीब 50 किलो कैपेसिटी का है। 50 किलो इसमें आप जो है स्टोर कर सकते हैं, हाँ सील करके। तो क्या होता है इसमें, ये जापानीज टेक्नोलॉजी है और ये जो है इसमें CO2 का लेवल जो है वो हाई होता चला जाता है। इसकी अपनी कुछ है मैकेनिज्म है साइंस, तो उसमें जो है CO2 बढ़ता चला जाता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें जीवित रहेगा ही नहीं। तो ये मैं आपको जो है आपको दिखाता हूँ, ये बैग है। तो इसे आप जो है ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और आप चाहें अगर नहीं किसी को समझ आ रहा आप केंद्र पे भी आकर के इसे ले जा सकते हैं। तो इसमें एक और चीज टेस्ट किया गया, जैसे आप ग्रेन्स रखिए इसमें, धान गेहूँ कुछ कोई भी चीज, किसी भी तरह का चीज रख सकते हैं, तो फसल उत्पादन। तो क्या है इसमें कि अगले सीजन में लगाना है तो आप नॉर्मल अगर स्टोरेज करते हैं बिना इस तरह के स्पेशल टेक्नोलॉजी को यूज करके, तो क्या होता है कि जर्मिनेशन कम हो जाता है, ठीक है। इसमें ये चीज रिसर्च में प्रूव किया गया है कि जर्मिनेशन भी जो है बहुत बढ़िया पाया गया है इस बैग को यूज करके, और इसका आप यूज करके जो है आपको कहीं और स्टोर करवाने की जरूरत नहीं, आप घर पर भी इसमें पैक करके आप रख सकते हैं। तो ये जो है, और इसी के साथ मैं जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल, सोलर पे सब्सिडी के लिए जो योजना का नाम बताया गया था, जी मेरा नाम सुमन कुमार बाकी, मैं दूसरा कलवाड़ा से हूँ। योजना जो बनाए वो PM कुसुम योजना। हाँ बिल्कुल सही। एक आखिरी स्पीकर हैं हमारे आज के जो प्रोग्राम के, वो डॉक्टर कुंदन कुमार सर हैं। क्योंकि खेती की अगर हम बात करें तो पशुपालन के बगैर अधूरा है। हम लोग जो अभी सर ने कहा डबलिंग फार्मर्स इनकम कैसे डबल कर सकते हैं, किसानों की आय कैसे बढ़ा सकते हैं, तो जब हम लागत कम करेंगे तभी हम मुनाफा ज्यादा कमा सकते हैं। और जैसे ही हम लोग जितने भी आज कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी खेती से जुड़े हुए हैं, हम खेती आपको नहीं सिखा सकते हैं। हमारा जो काम है नई योजनाओं के बारे में, नई तकनीक के बारे में, सरकारी क्या क्या योजनाएं हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उसके बारे में ज्यादा जानकारी देना है इस कार्यक्रम का मकसद। तो मैं जानना चाहूंगी कि अभी करंट समय में, अभी के समय में जो लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट है कृषि में, वो कैसे है, इसके बारे में आप सर बताइए प्लीज। धन्यवाद। मंच पे बैठे सभी मंचासीन लोग और हमारे किसान बंधु, लगभग ज्यादातर चीजें जो है लोगों ने बता ही दी हैं सब कुछ, और खासकर ये कीट प्रबंधन पे है। तो विवेकपूर्ण इस्तेमाल लगभग अब आप लोग समझ गए होंगे, बार बार आपसे वही चीज कही जा रही है कि कोई भी चीज एक हम लोग जब पढ़ते थे तो ऑप्टिमम, या जो अभी भी सरकारें बताती हैं कि किसी भी चीज का इष्टतम इस्तेमाल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में सब कहते हैं। एक टाइम था जब, अभी सर थोड़ी देर पहले बता रहे थे, जब कुछ लोग होंगे वो देखे होंगे वो समय जब PL2 के गेहूं के लिए लोग लाइन लगाते थे। वो गेहूं जो अमेरिका में या बाहर जो है जो जानवरों को खिलाया जाता था, वही यहाँ पे आयात होके आता था, वो खाया जाता था यहाँ पे। अब आत्मनिर्भरता की जो मतलब ये जो दौड़ है, इसमें हम लोगों ने
अपने आप को लगभग देखिए, अभी अगर डेटा देखा जाए तो दूध में भारत सर्वप्रथम है, हाईएस्ट जो प्रोडक्शन है वो इंडिया का है। उसी तरह गेहूं और मतलब ये चावल में सेकंड पोजीशन पे है। लेकिन एक चीज जो जब इतना करने के बाद देखी गई तो अब बात होती है प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी की, जैसा लोगों ने यहाँ पे बताया भी कि भाई दूध सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है, लेकिन पर एनिमल कितना, मतलब एक जानवर से कितना उत्पादन हो रहा है, अगर उस मामले में देखा जाए तो अभी भी हमारी जो संख्या है, मतलब जो हमारा स्थान है, बहुत पीछे है। तो इंडिया में या भारत में हम लोग सबसे ज्यादा पैदा तो कर रहे हैं, लेकिन कितना रिसोर्स लगा के वो पैदा कर रहे हैं, ये एक सोचने समझने वाली बात है। इसीलिए कई नारे दिए गए, पर ड्रॉप मोर ड्रॉप, मतलब एक बूंद से जो है ज्यादा से ज्यादा आप उसका इस्तेमाल करिए, और एक बूंद से कितना फसल उगा सकते हैं, मतलब ये एक नारा है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसी तरीके का ये जो विवेकपूर्ण इस्तेमाल के बारे में बात हो रही है, ये सिर्फ इसीलिए हो रही है कि आपको और हमें ये समझ में आए कि अब हमें उच्चतम उत्पादन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। उत्पादन तो बहुत बढ़ा लिए, उत्पादकता के बारे में भी अब बात करनी होगी कि कितना लगा कि वो आप बढ़ा पाए, या उसके बदले में उसको बढ़ाने के लिए हमने कितना नुकसान झेला। तो कई चीजें यहाँ बात हुई कि जो एक कैंसर एक्सप्रेस के बारे में भी सर ने बताया, तो ये सब चीजें उसके दुष्परिणाम भी तो सामने आएंगे। कोई काम हम करेंगे, उसका वो परिणाम और दुष्परिणाम दोनों चीजें समझ में आएंगी कुछ साल बाद। तो अब जब लोगों ने ये समझा, तो अब हमें ये इसको मंथन करने की जरूरत है कि अब इसके आगे क्या किया जाए। तो इसके आगे लोगों ने बताना शुरू किया कैसे विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें, कैसे बाकी चीजें इस्तेमाल करके आप अपने जो कीटनाशकों का इस्तेमाल है वो कम कर सकते हैं। तो भाई कुछ कम करेंगे तो कुछ आपको इधर से लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई अल्टरनेट रास्ता तो होता है ना। बाईपास, कोई एक रास्ता भरा रहता है तो एक बाईपास बना दिया जाता है। इसी तरीके से चूंकि हम पेशे से पशु चिकित्सक हैं, तो हम अपने विषय के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। तो ये जो भी चीजें, अभी किसी ने कंपोस्ट की बात भी की, गोबर खाद के बारे में बात की, तो जब भी कभी हम कृषि की बात करते हैं ना, तो पशुपालन उसके साथ अभिन्नता से हमेशा से जुड़ा हुआ है। चाहे आप उसको माने ना माने, वो आपके साथ है ही। जो भी खेती वाला किसान है, कुछ जानवरों के बारे में रखता भी होगा, अब नहीं रख रहा होगा किसी कारण से, तो जानता जरूर है। इसीलिए जो नए मॉडल्स डेवलप किए गए वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के डेवलप किए गए, मतलब एकीकृत समाधान खोजना है कि भाई इंटीग्रेटेड फार्मिंग का सबसे बड़ा मतलब ही यही है, जैसा आम आदमी समझता है, हम लोग समझते हैं कि एक चीज का वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब कोई एक चीज से जो अवशेष निकला उसका किस तरह दूसरे आप कंपोनेंट में इस्तेमाल कर पाए, यही मेनली एकीकृत या इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल का कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए कई सारे 10-12 मॉडल ICAR ने भी दिए हैं, और भी बाकी जो साइंटिस्ट हैं वो 8-10 ऐसे मॉडल हैं जिनको आप इस्तेमाल करके, ऐसा कुछ नहीं कि आपको कुछ नया कहीं रॉकेट चला देना है, जो आप काम अभी कर रहे हैं उसी को किस तरह से इंटीग्रेट करके आप काम करेंगे कि आपका एक का अवशिष्ट दूसरे में यूज हो जाए। जैसे आप देखे होंगे कई हमारे पुराने उधर पूसा वाले कृषि विज्ञान केंद्र में कुछ एक मॉडल है IFS वाला, तो उसमें ऊपर उन्होंने एक लेयर बना के जो है मुर्गी पालन शुरू किया, उसी के नीचे जो तालाब है उसी में एक लेयर उठा के मुर्गी पालन शुरू किया। तो अब जो मुर्गी की बीट है उसी में बकरी पालन भी कुछ लोग करते हैं, तो वो नीचे गिर रही है, वो उसको मछली उसमें इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि उसमें प्रोटीन कंटेंट और फास्फोरस कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो वो पानी को ना दूषित करे। बताइए। पशु पाले हुए हैं, उसको जब हम आदमी कराते हैं तो 2 बार 4 बार उसको आगे करवा रहे हैं, वो आगे नहीं हो रहा। इसके लिए हमको क्या प्रावधान चाहिए, कैसा हमको दवा चाहिए कि वो हमारे जगह पर रहे, हमारे दरवाजे पे रहे। अभी के फिलहाल में हर जगह वही सोच रहे हैं, और इस चीज से हम भी दुखी है। इसलिए हम आपसे जवाब कर रहे हैं कि आप जब तक पशु के बारे में बोले, इसीलिए हम बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो एक चीज तो हमें खुशी हुई, कम से कम आप सुन लिए हमारी बात। दूसरी बात यह है कि दुखी होने की उसमें जरूरत नहीं है। दुखी हुए नहीं कैसे सान, हम इतना जब किए, 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, उसको हम घास दिया। अभी दूध के बारे में आप बोल रहे हैं, दूध अभी जाएंगे तो 50 से 60 रुपए किलो दे रहा है। हम जो है अपना खेती को घास खिलाते हैं या लाते हैं कैसे खरीद करके, तो उसके लिए हम इतना कष्ट कर रहे हैं। हमको इतना सर से अनुरोध है, उसका सही दावा बता दें कि उसका हम सही उपार्जन करें, उसको उपयोग में लावे, जो कि हमारे दरवाजे पे हमारे
ठीक है। उसके लिए बस हम 2 चीजें और आपको बता देंगे कि देखिए ये जो पशुपालन है, आप तो अभी 6 महीना ही बता रही हैं, हमने अपने 8-10 साल जो हम काम किए फील्ड में, हमने ऐसे ऐसे जानवर देखे हैं जो 2-2, 3-3 साल से दोबारा जो है ना तो हीट पे आते हैं ना कंसीव करते हैं। तो उसके लिए बहुत छोटी सी, मतलब ये समस्या एक ऐसी समस्या है ना जो जनरली हर पशुपालक बताता है जो भी ठीक ठाक पशुपालन करता है। तो उसके लिए 1-2 मैनेजमेंटल प्रोटोकॉल है कि खासकर जो आप अपने जानवर रखी हैं उसका जो ब्रीडिंग मैनेजमेंट है वो प्रॉपर आपको रखना पड़ेगा। मतलब अंग्रेजी बोलने से ऐसा नहीं कि हम कुछ नया बता दे रहे हैं, मतलब जो प्रजनन प्रबंधन है उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी बात है, हम आपको 2 चीज छोटी छोटी बताते हैं। हर 10 में से जो 8 जानवर हैं वो सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण, मतलब जो खाद्य पदार्थ हैं उनका अनबैलेंस होने के कारण जो है गर्मी पे नहीं आते हैं। तो आप 2 काम कर लीजिए, अपने पशु को डेली 30 से 35 ग्राम सफेद नमक और 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर देना शुरू कर दीजिए। अगर उससे भी नहीं हो, 15 दिन देखिए तो एक बोलस आती है टोटावेट के नाम से, आप वो दे दीजिए, 12वें दिन आपका जानवर हीट पे आ जाएगा। ये जो समस्याएं हैं ना, ये छोटी समस्याएं बड़ी इसलिए हो जाती है मैडम, जो आप कह रही हैं कि सही आदमी तक अपनी पहुंच नहीं है। आप ये सवाल किससे की होंगी? ज्यादा से ज्यादा किसी पैरावेट से की होंगी। तो इसी के लिए ये जो सभा बुलाई जाती है ना, देखिए इसका एक खास मकसद है, लड्डू पेड़ा मिठाई बर्फी है तो खा ही लिया आदमी। इसके अलावा एक ये चीज है कि आपको किस समस्या को लेकर कहाँ जाना है। हम 10 साल से फील्ड में काम कर रहे हैं, जो आदमी अपनी सही समस्या सही जगह अगर पहुंचा दे जिस दिन से किसान, उसके बाद वो समस्या नहीं रह जाती। तो हम अभी आपके पास आ जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम अपनी बात यहाँ पे ये कह के थोड़े सेंटेंस से खत्म करना चाहते हैं कि आप अभी जो काम कर रहे हैं उसी को इंटीग्रेट करने की कोशिश करिए कि कैसे आपका एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के लिए इनपुट बन जाए। तब आप अपना जो अभी सर बता रहे थे ना कि लाभ का सौदा, देखिए 2 ही तरीके से आज तक जो भी गणित पढ़ा है, या तो आप अपना इनपुट कम कर दीजिए या अपना आउटपुट बढ़ा दीजिए, और तीसरा तरीका है कि आप अपने इनपुट से ज्यादा फायदा लीजिए। कैसे मल्टी लेयर्ड फार्मिंग आजकल लोग करते हैं कि थोड़े से ही रिसोर्सेज में किस तरह से जो है, जैसे लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल उसका फुलेस्ट यूटिलाइजेशन, मतलब उच्चतम उसका जो है आप वो लीजिए, फायदा है। तब जाके आपको वो खेती, वो पशुपालन या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें फायदा होगा। बाकी जो समस्याएं हैं, जो शिकायतें हैं, वो आप हमें बता सकते हैं। हम यहीं पर बैठे हैं, हम यहीं रहते भी हैं, इसी कृषि विज्ञान केंद्र में काम करते हैं। तो कभी भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज चूंकि बाकी सर लोगों ने बोल भी दिया और ये टॉपिक भी चूंकि हमसे बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है, बाकी जो चीजें हैं वो हम आपसे बात कर लेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जनरली जो पशुपालन में देखा गया है, देश के अलग अलग पार्ट में भी जो 2 समस्याएं, पशु बांझपन और थनेला, ये मेन 2 समस्याएं हैं। और इसमें प्रॉब्लम ये होती है पशुओं से रिलेटेड, अगर कुछ जैसे घर पे हमें कुछ होता है तो सबसे पहले हम गैस की दवाई खा लेते हैं, वैसे ही पशुओं के साथ भी वही चीज होता है कि खुद ही दवाई ना दे। आपके पास पशु चिकित्सक हैं, वहाँ पे आए, कृषि विज्ञान केंद्र हर जगह है। अभी सर ने बताया कि वीके में आप संपर्क करें, और आपने जैसे सर ने बताया कि सही जो बीमारी है उसका सही इंसान ही इलाज कर सकता है। तो आप हड्डियों के डॉक्टर के लिए आंख के डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, वैसे ही। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जनरली जब हम कहते हैं कि खेती जो है वो फायदे का सौदा है, तो मैक्सिमम लोग बिलीव नहीं करते हैं। मुझे भी बोला गया था कि आप लोग क्या जाने कि खेत में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है एसी में बैठ के। तो हमने इसीलिए ये चौपाल और बाकी दूसरे स्टेट्स में भी ट्रैवल करके किसानों का इंटरव्यू इसीलिए लेते हैं कि आप लोगों के ही बीच से ऐसे किसान हैं जो उठ के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, प्रगतिशील है, अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड उनको मिला है, ऐसे किसान हैं। यहाँ समस्तीपुर से भी कई सारे किसान हैं, और उन्हीं किसानों में से एक हैं अरुण शेखर जी, ये प्रगतिशील किसान है समस्तीपुर से। सर मैं चाहूंगी कि 5 मिनट में आप अपनी उपलब्धियों के बारे में यहाँ पे जो मौजूद है किसान, उनको बताएं, और खासकर जो युवा पीढ़ी है जो कृषि को घाटे का सौदा मानती है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के इस कार्यक्रम के आयोजक यहाँ के इंचार्ज अभिषेक प्रताप सिंह साइंटिस्ट एवं दूर दूर से आए हुए, पूसा यूनिवर्सिटी से एवं अन्य स्थान से आए हुए हमारे वैज्ञानिक भाइयों,
सभा मंच के सामने उपस्थित विभिन्न प्रखंड के एवं यहाँ के किसान भाइयों एवं बहनों, साथियों, यह आयोजन चूंकि कृषि विज्ञान केंद्र लादा एक उच्च प्रतिष्ठान के रूप में समस्तीपुर जिले में दूसरा यह साइंटिस्ट का विज्ञान केंद्र खुला और इसका सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत जो लादा फार्म वर्षों पहले बना था उसकी उपयोगिता साबित हो रही है। यह परिलक्षित हो रही है कि लादा के जमीन पर जो भी प्रयोग हो रहा है वह देश स्तरीय प्रयोग हो रहा है। भारत में 700 कुछ विज्ञान केंद्र हैं, उसमें लादा का भी स्थान है और यह हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे बीच जो भी साइंटिस्ट यहाँ रहते हैं उन्हें अनेक समस्या, चूंकि यह देहाती सुदूर देहाती क्षेत्र है, फिर भी अभी इसका विकास एसेट्स बनने और अन्य बातों से हुआ है, तो अन्य कठिनाइयों को झेलते हुए यहाँ साइंटिस्ट जो दूर दूर से आए हुए हैं, आज ज्ञात हुआ कि हैदराबाद के भी साइंटिस्ट यहाँ रहते हैं, तो उन लोगों का जो यह संघर्ष है मेरे धरती पर यह सराहनीय है कि यहाँ भी वह सफलतापूर्वक कार्य करने में अपनी कठिनाइयों को ध्यान में नहीं रखते हुए कर रहे हैं। हम लोग यहाँ खेती किसानी करते हैं एवं लघु किसान के रूप में हम लोग भी खेती करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ फसल का उत्पादन धान और गेहूं के रूप में होता है और तीसरे स्थान पर मक्का का खेती होता है। पहले इस लादा फार्म में 1962 में जो लादा फार्म बना था उस समय में जो यह जमीन एक्वायर्ड हुआ था तो मक्के की खेती बहुत उत्पादकता के साथ होती थी और यहाँ के किसान उसको देखने आते थे। आज फिर आने वाला समय है, आज हम लोग लादा फार्म में जो ये इस विधि से जो गेहूं का उत्पादन और अन्य फसलों का उत्पादन हो रहा है उसको हम लोग 2-3 साल से देख रहे हैं। मशीन के द्वारा किस तरह से बीज को बोया जाता है। हम लोग प्रगतिशील किसान होते हुए भी बहुत सारे संयंत्र जो अभी लाभकारी है, कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन के लिए उपयोगी है, उसको नहीं प्राप्त कर सके हैं। आप लोग शांति बना के रखिए, आप लोगों के बीच से हैं, सब तक पहुंचेगा। मुझे पता है लेट हो गया, भूख लगी है, लेकिन आप लोग सब तक पहुंचेगा। आप सुनते रहिए, आपके टेबल पे आपका लंच आ जाएगा। हम लोगों के यहाँ अगर अधिक वर्षा होती है तो हमारा फसल नुकसान हो जाता है, हम धान लगाते हैं वह दह जाता है और उसके कारण हमें जो पूंजी लगती है वह भी डूब जाता है। जैसे इस वर्ष सूखा का प्रकोप हो गया, हम लोगों ने अपने अपने खेतों में 2-4-5 बीघे के अंदर अपना पंप सेट और बोरिंग लगाए हुए हैं और उसके माध्यम से अब बिजली का भी मोटर की व्यवस्था हुई है, तो कम लागत में सिंचाई हो रही है, इससे कुछ लाभ हो रहा है। उसी तरह से प्रकृति के हिसाब से खेती का चयन करके हम लोग किसान अपना प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते हैं। खेती मुख्य यहाँ का खेती में जो भी कार्यक्रम चलता है मुख्य रूप से इस साइंटिस्ट यहाँ आने के बाद इस विज्ञान केंद्र के माध्यम से आपको नई तकनीक का जानकारी मिलता रहेगा। अभी इस बीच हमारे यहाँ पहले तो लोकल ही लोग आते थे, लेकिन दूर दूर के भी लोग आए हैं, रोसड़ा से और अन्य जगहों से भी जो किसान आए हैं वह प्रगतिशील किसान में से आते हैं, जैसा कि उनके व्यवहार और जवाब से प्राप्त हुआ। हम लोग भी बहुत वर्षों से खेती कर रहे हैं और अपने खेत में जो फसल लगाते हैं उसमें जो भी फायदेमंद कार्यक्रम होगा उसका उपयोग करेंगे और जो भी लोग हमारे स्थानीय यहाँ हैं वो लोग बहुत प्रगतिशील किसान हैं और मजबूती के साथ वह अपने खेतों में फसल लगाते हैं। यहाँ फसल उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करना ही एक उद्देश्य था। आज आपने बताया
कि किस तरह से हम सब्जी का उत्पादन करें जिसमें रासायनिक खाद का कम से कम और इंसेक्टिसाइड का कम से कम प्रयोग हो, जिससे आपको स्वास्थ्य के रूप के लाभ में सहयोग मिलेगा। इसलिए यह लाभकारी कार्यक्रम बहुत ही उत्साहित करेगा आपको। हम अंत में सभी वैज्ञानिक बंधुओं और किसान भाइयों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपनी वाणी को विराम दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई समस्या है, जितने भी एक्सपर्ट्स ने आज बताया है उससे रिलेटेड आप लोगों की कोई समस्या है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, आप स्टेज पे आ सकते हैं, अपनी समस्या आप पूछ सकते हैं। कोई समस्या आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया? एक समस्या हमारे पास आया है, रामकिशन शर्मा सर हैं, शर्मा जी हैं। सहजन का पेड़ बड़ा होने के बावजूद फूल बहुत देख नहीं रहे हैं, फिर भी खुद मतलब सहजन का फूल गिरने से रिलेटेड समस्या है, तो उससे रिलेटेड मैं अभिषेक सर आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप जो है इससे रिलेटेड आंसर दें। देखिए, जो यह समस्या है बहुत ही सामान्य समस्या है। फूल गिरने का बहुत सारा कारण हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके जमीन में नमी की कमी हो, या तो वहाँ पे हमेशा नमी रहता हो, और दूसरा चीज इसके अलावा जो जब फूल गिरता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो हमको उस समय जो है कुछ छिड़काव करने की आवश्यकता होती है। जैसे हम सूक्ष्म पोषक तत्व का छिड़काव कर सकते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व बाजार में बहुत सारे नामों से मिलता है, उसको आप लीजिए। अगर लिक्विड में है तो 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके हमको छिड़काव करने की आवश्यकता है। और दूसरा चीज की इसमें जब फूल गिरने के बाद थोड़ा सा कभी ये भी होता है कि फल भी गिरने लगता है, उस समय हम प्लानोफिक्स का छिड़काव कर सकते हैं। प्लानोफिक्स 1 ml 4.5 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करना है। और यह जिनका समस्या है सहजन का, हमको जहाँ तक लगता है वहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा रहता होगा, तो नमी आप वहाँ से कम करिए। हमारे बीच प्रगतिशील किसान है समस्तीपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ आने के लिए। और हमारे साथ इंजीनियर सर हैं जो कार्यक्रम की शुरुआत में नहीं थे यहाँ पे, किसी काम से वो बाहर गए थे, तो मैं चाहूंगी कि सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी का, जितने भी हमारे किसान भाई बहन जुड़े हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोग यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और ध्यान से आपने सुना। उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो। मैं स्वागत करना चाहूंगी यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। ये कार्यक्रम हम हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से, आरडीआर फाउंडेशन, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस फाउंडेशन के सहयोग से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सहयोग से और केडी के लाड़ा समस्तीपुर 2 के सहयोग से कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आपने सहयोग दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन